तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा से है, जहां का एक थाना लगता है जिसका नाम है शाहगंज। और ये वाक़या है 27 अगस्त 2022 की रात का। दरअसल यहाँ की कॉलोनी प्रकाश नगर में कुछ ऐसा होता है कि लगभग रात के 1 बजे के आसपास एक घर से ताबड़तोड़ गोली चलने की आवाज़ आती है। और साथ ही इस घर में जो महिला थी, जिसका नाम था प्रीति, वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। जिसकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के जो लोग होते हैं वो जल्दी से अपने घरों से निकल कर आते हैं और उसके घर का दरवाज़ा खुलवाने की अपील करते हैं, कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर में महिला दरवाज़ा खोलती है। तब अंदर जाकर पता चलता है कि इस घर का जो मालिक है समर सिंह उर्फ बॉबी, उसकी मौत हो चुकी है। वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, जो पूरा खून से नहाया हुआ है। किसी ने उसके सर में गोली मारी है। अब इस पर जब उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि ये सब किसने किया, तो वो दो ऐसे नाम लेती है, ऐसे नामों का खुलासा करती है। एक तो सर्वप्रीत और दूसरा अंकित। इन दो लोगों का वो नाम लेती है जो इस मोहल्ले के छटे हुए बदमाश थे, गुंडे थे। अगर बात करें इस बारे में तो ऐसा कोई काम नहीं था जिसको ये ना करते हों। यानी चाहे वो किसी की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करना हो, किसी मोहल्ले में गुंडागर्दी करना हो, ये उनका रोज़मर्रा का आदत में उनकी शामिल था। तो जैसे ही इन दोनों का नाम पब्लिक को पता चलता है तो पब्लिक ज़ोर ज़ोर से इनके नाम के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगती है, इनका नाम ले लेकर। इस बात की खबर पुलिस को दी जाती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस मौके पर आती तब तक पब्लिक जो थी वो भड़क चुकी थी, पूरी तरह से रोड पर थी। और वो इस व्यक्ति की लाश को, जिसका नाम बॉबी होता है, जो कि टेंट का व्यापारी था, एक अच्छा खासा इंसान था जिसके पूरे मोहल्ले में लोग बड़ी तारीफ़ करते थे, अच्छा बोलबाला था, बोलचाल में भी अच्छा व्यवहार था। उसकी लाश को उठाकर वो सीधा सड़क पर रख देते हैं और रात में ही एक बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। इसके बाद जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस फ़ौरन ही मौके पर पहुंचती है और धीरे धीरे करके आसपास के लोगों का भी काफ़ी संख्या में जमघटा लगना शुरू हो गया था। नारेबाजी लोग कर रहे थे। पुलिस वाले आते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार इस घटना को किसने अंजाम दिया और किस किस ने देखा, अगर कोई बात है तो बताइए। तब उसकी पत्नी प्रीति आकर पुलिस वालों से कहती है कि मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, उनके सर से पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया है। मैं अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी इस दुनिया में जीना शायद अच्छा नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा। इन बच्चों की परवरिश अब कैसे होगी, मैं अकेले इनको कैसे संभालूंगी। जब इस तरह की बातें वो पुलिस को रो रो कर बताती है, उसका रो रो कर बुरा हाल था जो किसी भी व्यक्ति से देखा नहीं जा रहा था। क्योंकि एक पति का जाना आसान काम नहीं होता, इसलिए पुलिस वालों ने भी अभी कोई सख्ती नहीं बरती, क्योंकि यहाँ अभी माहौल गरमाया हुआ था। पुलिस वाले उससे कोई सवाल नहीं कर पा रहे थे ठीक से। मगर फिर भी पुलिस ने माहौल को शांत करते हुए उस महिला की हिम्मत बढ़ाई। उससे कहा कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं और तुम्हें पूरी सुरक्षा भी दी जाएगी। साथ ही इन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ भी आपने अपनी आंखों से देखा है, बस वो सच सच आप हमें बताइए। अब देखिए, जब उस महिला से बार बार ये सवाल किए जा रहे थे, तब उसने बताया कि मोहल्ले का एक सर्वप्रील और दूसरा अंकित, जिसको मैंने गली के अंदर खड़ा हुआ देखा था। और सर्वप्रील मेरी छत से कूद कर आता है और वो बताती है कि उसने ही मेरे पति को गोली मारी। इसके बाद जब उससे वजह पूछी जाती है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है, तो तब वो एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो पाता, क्योंकि कहानी कुछ अजीब थी। तो दरअसल ये महिला, जिसका नाम है प्रीति, वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। और ख़ूबसूरत इतनी थी कि हर कोई अगर उसे एक बार देखे तो वो बस देखता ही रह जाए। तो इतना ही नहीं, बल्कि आसपास के कई लोग उनके घर से बाहर निकलने का उसके इंतज़ार किया करते थे और उस पर नज़र भी रखते थे। और बस इसी तरह एक दिन ऐसा होता है, जब वो घर से किसी काम के लिए जा रही थी तो रास्ते पर इस लड़के सर्वप्रील ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके साथ उसने छेड़खानी करनी शुरू की। यही शिकायत उसने अपने पति से की, जिस पर उसके पति और सर्वप्रील का झगड़ा हो गया। और ये झगड़ा भी कोई मामूली झगड़ा नहीं था,
यानी बात कुछ इस कदर बढ़ गई जिसकी वजह से इस सरप्रिल ने बॉबी टेंट व्यापारी को धमकी दी कि अगर ये मुझे नहीं छोड़ेगा, यानी कि अपनी पत्नी को, तो मैं तुझे देख लूँगा। वो इस तरह की बातें करता था। ये बात कहीं ना कहीं मोहल्ले वालों को भी पता चल जाती है। बस इतना जानने के बाद पुलिस वाले मामले को गंभीरता से लेते हैं और फ़ौरन ही इनके घर जाते हैं। और घर जाकर तब देखते हैं तो ये दोनों ही लड़के घर पर मौजूद होते हैं, जहाँ से रात को ही इन्हें पकड़ा जाता है और सीधा इन्हें थाने लेकर आया जाता है। इसके बाद जब पुलिस इन दोनों को बिठाकर सख्ती से पूछताछ करती है, अपने तरीके को अपनाती है, सच उगलवाती है, तुमने इसकी हत्या क्यों की। बार बार जब पुलिस एक ही सवाल पूछती है तो ये दोनों बार बार सिर्फ एक ही जवाब दे रहे थे कि साहब हमने हत्या नहीं की। अब देखिए, यहाँ एक ही सवाल और एक ही जवाब पुलिस को परेशान कर रहा था। हालांकि पुलिस को पता था कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हर अपराधी का यही जवाब होता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। वो अक्सर झूठ बोलते हैं खुद को पाक साफ दिखाने के लिए। ऐसा ही ये दोनों भी कर रहे थे, यानी पुलिस को झूठी सच्ची कहानी बताकर गुमराह किया जा रहा था। पुलिस परेशान थी कि आखिरकार करें तो क्या करें। हालांकि ये दोनों काफ़ी देर तक, काफ़ी दिन तक पुलिस की कस्टडी में रहे। रोज़ाना पुलिस उनसे अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। दिन ब दिन गुजरते चले जा रहे थे और उधर जो हंगामा था वो भी बढ़ता जा रहा था। मोहल्ले के लोग जिस डेड बॉडी को रखकर घटना प्रदर्शन करने पर लगे हुए थे, अब वो इतना भड़क चुके थे, वो सरकार से मांग कर रहे थे कि आखिरकार इन 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा। इनको मुआवजा दीजिए, इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी आप लीजिए, और जो प्रीति है इसके लिए नौकरी का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि एक व्यापारी की हत्या हुई है। इसके अपराधियों को किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। उनको ढूंढ कर पकड़िए, कोई भी हो चाहे। यहाँ एक तरफ तो हंगामा लगातार चलता रहता है, पुलिस पर दबाव बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपराधी पुलिस की पकड़ में आने के बाद भी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। आखिरकार पुलिस ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे, क्योंकि 27 अगस्त की ये वारदात थी, मगर लगातार एक एक दिन गुजरता जा रहा था और पुलिस के हाथ अभी कुछ नहीं लगा था, कोई सुराग नहीं था जिससे इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। पुलिस के हाथ खाली थे। बाकायदा पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी से इस केस की जांच पड़ताल में लगी हुई थी। अब अगर इंतज़ार था तो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का, और फिर जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे पता चल जाता है कि इस बॉबी नाम के व्यक्ति की गोली लगने से ही मौत हुई है, और जो उसकी सोते हुए मारी गई है, गोली जो मारी है। मगर सवाल ये था कि गोली आखिर क्यों मारी गई। पुलिस बस यही जानना चाहती थी, लेकिन वो 2 अपराधी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, टच से मस नहीं हो रहे थे। घटना को 10 से 12 दिन का समय बीत चुका था, जहां आखिरकार पुलिस टूट जाती है और लगभग 10 सितंबर 2022 को सरप्रिल और अंकित को गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। यानी एक तरह से इस केस को अधूरा ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस इलाके के एसपी शिवराम सिंह यादव बार बार पुलिस स्टेशन आते हैं, इस केस के सिलसिले में पूछताछ करते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि जो अपराध हुआ है वो इन लोगों ने ही किया है। बस यही जानने के लिए अब शिवराम सिंह यादव अपने तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं और इसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं। खुद इन दोनों अपराधियों से अच्छे से बातचीत भी करते हैं। तो तब जाकर वाकई यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। और साथ ही जब इस इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और बाद में जब इस प्रीति की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि इस प्रीति नाम की महिला की रात को 12-1 बजे के बाद अपने देवर से बातचीत होती है, जिसका नाम है धीरज। और बस इतना पता चलते ही पुलिस जब इसके बारे में प्रीति से पूछती है कि ये धीरज कौन है, तो प्रीति उसके बारे में कुछ नहीं बता पाती, जिसकी वजह से पुलिस को उस पर और ज़्यादा शक बढ़ जाता है। शक के दायरे में वो पहले से ही थी, क्योंकि दरअसल जिस वक्त उसका अंतिम संस्कार हो रहा था वहाँ भी केवल ये धीरज ही गायब था, जबकि ये उसका सगा भाई था। बाकी सब वहाँ मौजूद थे। इसलिए उससे पूछा जाता है कि ये तुम अपने भाई के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए, क्यों नहीं पहुँचे। तो वो कहता है कि साहब मैं दिल्ली में नौकरी की तलाश करने में लगा हुआ था, मैं नौकरी ढूंढ रहा था,
वहाँ मेरा कुछ इस तरह एक्सीडेंट हुआ कि मैं बस से गिर गया और मेरे दोनों ही पैर पूरी तरह से टूट गए, फ्रैक्चर हो गए। मैं अपने भाई के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाया क्योंकि मेरा इलाज चल रहा था, पैर में चोट थी। पुलिस की सारे शक की घड़ियां इस धीरज पर आकर टिक जाती हैं और यहाँ से जब इसकी भी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो उसकी कॉल डिटेल से भी आगरा में मिलती है उसकी जो लोकेशन थी। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि एक तरफ उसके पैरों में चोट लगना और रात में उसकी अपनी भाभी से बात करना, ये कई सारी ऐसी चीज़ें थीं जो पुलिस को गुमराह कर रही थीं। यानी इस तरह से पुलिस का शक अब यकीन में बदलता जा रहा था क्योंकि दरअसल उस सीसीटीवी कैमरे में एक आदमी कैप्चर हुआ था जो ऐसे ही कदकाठी का था, जो लंगड़ाते हुए अपने पैर और कोहनी के बल घिसटता हुआ जा रहा था। और इसी को देखते हुए पुलिस को धीरज पर यकीन हो जाता है क्योंकि वो भी लंगड़ा था, उसके भी पैर टूटे हुए थे। बस यहीं से पुलिस के दिमाग में कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। फौरन ही पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब थाने में उससे लाकर पूछताछ की जाती है और साथ ही जितने भी यहाँ के ई रिक्शा वाले थे या बस वाले थे उनसे बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति को उन्होंने अपने ई रिक्शा में बिठाया था। बस वाला भी इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मेरी ही बस के अंदर इस इलाके के एक व्यक्ति आकर बैठे थे और जिनके पैरों में चोट लगी हुई थी। बस इसी चोट का कारण जब उससे पूछा जाता है तो वो बार बार वही दिल्ली में नौकरी वाली बात पुलिस को बताता है, दोहराता है। लेकिन जब प्रीति और धीरज यानी देवर और भाभी से एक साथ बिठाकर सवाल किए जाते हैं तो तब जाकर कई घंटे के बाद ये पुलिस के सामने अपना मुंह खोलते हैं और कुछ ऐसी चौंकाने वाली बात बताते हैं। दरअसल 2 साल से धीरज का बार बार आगरा में आना जाना लगा रहता था, जबकि जो इसका पति होता है बॉबी, वो भी 12 साल पहले ही अपना गांव अलीगढ़ के हरदुआगंज को छोड़कर यहाँ आगरा में कुछ काम करने के लिए आया था। क्योंकि गांव में उसका गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब वो आगरा में ही रहने लगता है। और इसी बीच जब उसका भाई धीरज बार बार इसके घर पर आता था तो एक दिन अपनी ही खूबसूरत भाभी को देखकर उसका दिल फिसल जाता है क्योंकि लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, उसको ये पसंद करने लगता है। इसके बाद अब उसको जब भी मौका मिलता था तो वो अपनी ही भाभी के साथ ऐसा गंदा काम करता था जिसको शायद समाज तो क्या कोई भी इजाज़त नहीं देगा। कुल मिलाकर लंबे समय से ये सिलसिला चलता रहा, देवर भाभी का रिश्ता चलता रहा। यानी जब जब उसका मन करता था वो आगरा अपने भाई से यहाँ भाई के पास आता था और अपनी भाभी के साथ रहकर शारीरिक संबंध बनाता था। भाई काम पर रहता था और इसी का ये फ़ायदा उठाता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है जब अचानक से ये भाई घर में आता है और देवर भाभी को अपनी आंखों से आपत्तिजनक स्थिति में ये देख लेता है। बस तभी से इन दोनों भाइयों के बीच दरार पैदा होती है, झगड़ा पैदा होता है। साथ ही बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि अगर तुम मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिए तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना। और इसी बात को लेकर दोनों भाई आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे से नाता ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसकी जो बीवी होती है वो भी कहीं ना कहीं देवर की इतनी दीवानी हो जाती है कि उसको भी दूसरे मर्द की लत पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसने एक दिन 26 अगस्त को जब उससे रहा नहीं गया तब अपने देवर को घर बुलाया और घर बुलवाने के बाद कहा कि आज रात ही हम इसकी हत्या का प्लान करते हैं। और यहाँ इन दोनों देवर भाभी ने मिलकर उसकी मौत का ऐसा खेल रचा कि पहले तो 26 अगस्त को आकर वो पूरे शहर में घूमता रहा, फिर जब रात हो जाती है तो 27 अगस्त की रात को ये घर पर ही आ जाता है। जब रात के लगभग 1 बजे का वक्त होता है उसकी भाभी अपने आप ही दरवाज़ा खोल लेती है। पति कमरे के अंदर सो रहा था, जहां मौका पाते ही उसका अपना सगा भाई जो पहले से हाथ में हथियार लेकर आया था और उसी हथियार से ये अपने भाई को नींद की हालत में ही गोली मारता है। और गोली मारने के बाद सीधा छत पर जाता है जहां से वो अपनी बेल्ट निकालकर टीवी के केबल से लटकने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक वो केबल जो था वो टूट जाता है और उसके दोनों जो पैर थे उसके वो ख़राब हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से मोहताज हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ गोली की आवाज़ सुनकर पब्लिक फौरन इकट्ठा हो गई थी। तभी ये महिला लोगों की आवाज़ देखकर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मेरे पति को किसी ने गोली मार दी है, उनकी हत्या कर दी है। यहाँ 2-3 सीन एक साथ चल रहे थे। वो घिसटता हुआ ज़मीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। लोगों ने उसको देखा ही नहीं। जहाँ से कुछ ही दूरी पर उसको ई रिक्शा मिल जाता है, वो तुरंत उसमें बैठता है और मुझे बस स्टॉप छोड़ दो उससे कहता है, और वहाँ से वो बस पकड़ता है और रेंगता हुआ वो बस के अंदर भी बैठ जाता है। फिर सीधा वो अलीगढ़ जाता है और अलीगढ़ हरदुआगंज के शिरला गांव में जाकर आराम से रहने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे खुद को बचाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है, भले ही थोड़ा टाइम क्यों ना लगे। और ये मुमकिन होता है कि जब ये अपने ही भाई के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाता, लोगों को पता था कि वो अपने पैरों से चल नहीं सकता, ना ही कोई उसे किसी सहारे से ले जा सकता है। उसके पैर बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे, बस इसलिए उसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाया। मगर कहते हैं क्राइम को कितना ही शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। एक ना एक दिन लोगों के सामने सच्चाई आ ही जाती है, और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। तो ये थी इन देवर भाभी की पूरी सच्चाई, क्योंकि इस बात को प्रीति ने भी स्वीकार किया कि हाँ, मेरे अपने ही देवर के साथ लंबे समय से अवैध संबंध चल रहे थे, और अवैध संबंध के विरोध में ही उन दोनों ने मिलकर पति की हत्या की, और पति ने अपनी आंखों से इन्हें देखा भी था। देवर भाभी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जशीट लगाकर पुलिस ने उनको जेल भेज दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है उन 3 बच्चों की परवरिश का, जिनके नाम हैं गुंजन, शिवानी और यश। बस पुलिस का यही कहना था कि इन तीनों बच्चों की परवरिश कैसे होगी। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से एक रिश्ता कलंकित हुआ है कि एक भाई ने दूसरे भाई का ही कत्ल कर दिया, ये बात जब लोगों को पता चलेगी तो लोगों की आंखें भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। और पता चली, लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार कोई सगा भाई अपनी जान का, अपने भाई की जान का दुश्मन कैसे बन सकता है। आखिरकार क्यों लोग इतना भयानक और इतना गंदा कदम उठा लेते हैं। अगर ऐसा ही करना था कि उसकी पत्नी को देवर के साथ संबंध बनाने थे, तो वो पति से तलाक लेकर अलग रह सकती थी, और जिससे कम से कम उन बच्चों की ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती और एक कत्ल यहाँ पर ना होता। मगर उसने ऐसा नहीं किया। जो तरीका उसने अपनाया वो वाकई गलत था। और देखिए, अगर एसपी शिवराम यादव नहीं होते तो शायद आज 2 बेकसूर हमेशा हमेशा के लिए जेल में सड़ रहे होते, जिनको पकड़ा गया था। फिलहाल उनको निकालने की तैयारी चल रही थी और वो बाहर भी आ गए, और इन 2 लोगों को जेल भेज दिया गया। तो ये थी आज की कहानी। उस भाई ने जब भाई पर गोली चलाई होगी तो उसे अपना बचपन याद नहीं आया होगा, उसे वो सब पल याद नहीं आए होंगे जब उन दोनों ने हाथ पकड़कर बचपन में खेला होगा, अपने माँ बाप के साथ बाहर मेले में घूमने गए होंगे, अपने घर में खेलते होंगे, साथ में पढ़ाई की होगी। वो सारे पल क्या वो भाई गोली चलाते वक्त भूल गया? तो अपने आप में बेहद अजीब, बेहद दर्दनाक कहानी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अपने रिश्तों का भी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।